नमस्कार। कल अयोध्या में राम मंदिर का दोबारा शिलान्यास होगा। उसका जिक्र तो हम बाद में करेंगे। एक ये हकीकत भी है कि कल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने का 1 साल भी पूरा हो रहा है। हम उसका लेखा जोखा पहले करेंगे क्योंकि कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं हो रहा, ना किसी चैनल पर हो रहा है, ना कोई इस पर मतलब लोग राम मंदिर पर ही लगातार टेलीकास्ट किए जा रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है उस पर ही बातें चल रही हैं। तो कश्मीर के बारे में हमारे दोस्त हैं रमाशंकर सिंह। उनका ये चांसलर रह चुके हैं ग्वालियर में आईटीएम यूनिवर्सिटी के। इनका ये कहना है कि भारतीय नागरिक अपने ही एक अंग को, जिस्म के हिस्से को भूल गया है। 1 साल हुआ कश्मीर को धारा 370 से अलग करते हुए। ये कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर भारत का सही मायने में हिस्सा बनेगा, लेकिन किसी को भी फुर्सत नहीं हुई जानने की हुई कि वहाँ क्या हो रहा है। सरकार ने लोकसभा में क्या क्या ऐलान किए थे। कुछ ऐलान तो ऐसे थे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में वास्तविक असली तरक्की अब होगी। बदहाली गरीबी ख़त्म करेंगे। 50,000 नौकरियों में पहले दौर में कश्मीरी भरे जाएंगे। नेता भ्रष्ट रहे हैं लेकिन नया निज़ाम ईमानदारी से जनता की सेवा करेगा। आतंकवाद को जड़ से मिटा देगा। पर्यटन फलेगा फूलेगा। कश्मीरी पंडित फिर से वहाँ बसाए जाएंगे। और बहुत लोगों ने तो असभ्यता की सीमा पर, जिनमें बहुत बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं, असभ्यता की सीमा पर जाकर बयान दिए थे कि कश्मीर से अब हम बहुएँ लाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे डल लेक पे वगैरह वगैरह। अब 1 साल में जो बीत गया है, लेखा जोखा लेना ज़रूरी है कि हुआ क्या दरअसल। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पिता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया है कि आर्टिकल 370 को हटाने से किसी किस्म का कोई विकास नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा कि सन 1999 में, बहुत से लोगों को याद होगा, इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट जो हाईजैक हुई थी काठमांडू से, IC 814, उसमें छोड़ दिया गया था। वो कांधार जाकर उतरी थी, तो उसके बदले में जो हमारे जो यात्री थे उसमें, उनको छोड़ने के बदले में 17 आतंकवादियों को तब की सरकार ने छोड़ा था। बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे, वो खुद गए थे कांधार। और उसी फ्लाइट में उनके साथ आतंकवादी मसूद अज़हर भी गया था, जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है, ठीक है, मौलाना मसूद अज़हर, ठीक है। और फारूक अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की, बदकिस्मती की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे सियाना समझती है और दूसरों को सियाना नहीं समझती। ये बदकिस्मती की बात है। कोट है एग्जैक्ट, एज ए थिंक, कोट, दे आर द वाइजेस्ट ऑफ द वाइज विच इज़ अनफॉर्चुनेट। ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है, ठीक है। और जो भी सूचनाएं हैं उससे भी सरकार का जो दावे हैं वो भी गलत साबित होते हैं। हम आगे बढ़े तो हैप्पी मोहन जैकब हैं, ये प्रोफेसर हैं JNU में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पढ़ाते हैं। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो मेन स्ट्रीम कश्मीरी पॉलिटिशियन है, मुख्य धारा का जो कश्मीरी नेता है, वो बिल्कुल ही नाखुश है और वो दुखी है, उन्हीं की तरह जैसे जो अलगाववादी नेता हैं उनकी तरह से वो भी दुखी है। हालांकि अभी तक वो चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेता आया है। और जो दक्षिण कश्मीर है, घाटी, वहाँ का नौजवान जो है वो भी बहुत गुस्से में है। इसमें ऐसे में पाकिस्तान भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा है आग को हवा देने में। उन्होंने कहा है, हैप्पी मोहन जैकब कहते हैं, न्यू दिल्लीज कश्मीर पॉलिसी टुडे इज़ कॉट बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। आगे कुआं पीछे खाई की तरह हैं। कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई इशारा नहीं है कि जो पिछले साल कदम उठाया गया आर्टिकल 370 हटाने का, उससे कोई शांति बहाल हुई है या विकास हुआ है घाटी में। और ना ही इनके लिए ये कोई ऑप्शन हो सकती है कि 2019 से पहले जो स्टेटस था वो बहाल किया जाए, कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा किया जाए। वो उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा, सियासी तौर पर खुदकुशी होगी। बहरहाल मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूँ। आर्टिकल 370 हटाने के बाद 7 कमीशंस भी ख़त्म कर दिए गए थे। इनमें ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन और विमेंस कमीशन शामिल है। उसके अलावा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट है, 5 अगस्त से 3 दिसंबर के बीच 120 दिनो91 में घाटी को, वैली को सिर्फ 17,878 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सिर्फ टूरिज्म से ही घाटी को 9,191 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और 1,40,000 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां भी गई। आगे मैं आपको और बताऊं, शेख अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के भी पिता थे,
उमर अब्दुल्ला तीसरी पीढ़ी है। हमारे यहाँ परिवारवाद हर पार्टी में है, सिर्फ लेफ्ट पार्टी को छोड़कर। कश्मीर से लेकर नीचे तक दक्षिण भारत चले जाइए, आप पश्चिम भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ तक चले जाइए, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, परिवारवाद सब में है। शुरुआत कांग्रेस ने की थी, अब ये हर पार्टी में फैल चुका है, बीजेपी समेत, सिर्फ लेफ्ट पार्टी को छोड़कर। बहरहाल, तो शेख अब्दुल्ला हुआ करते थे, उमर अब्दुल्ला के जो दादा थे उनके और जो हमारे यहाँ जो केंद्र की लीडरशिप थी उनमें काफ़ी मतभेद थे। फिर भी 17 अक्टूबर 1949 को जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 306A बाद में आर्टिकल 370 को अपनाया और फिर अलगाववाद की बात नहीं हुई थी। शेख अब्दुल्ला अपने राज्य की ऑटोनॉमी की हिफाजत करना चाहते थे और जो यहाँ सेंट्रल लीडरशिप थी उसको ये बात मंजूर नहीं थी ऑटोनॉमी की, ठीक है। इसलिए बिना किसी आरोप के 9 अगस्त 1953 को पंडित नेहरू की सरकार ने 9 अगस्त 1953 को उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर उसके बाद 10 साल बाद उनको छोड़ा गया। इस साल जम्मू कश्मीर में 150 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से सिर्फ 17 पाकिस्तानी थे। ये जम्मू कश्मीर के पुलिस के उस दावे को गलत साबित करती है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जो लोकल टेररिस्ट है, जो कश्मीरी है, जो हिंदुस्तानी है, उसमें कमी आ गई। नहीं, कश्मीरी जो कमी आई है वो पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों में आई है। बहरहाल, मैं आपको थोड़े से फैक्ट और बता दूं। पाकिस्तान ने भी 5 अगस्त के लिए 18 पॉइंट का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें इमरान खान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उसमें एक सभा को संबोधित करेंगे, इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। तो ये पूरा एक लेखा जोखा है कि आर्टिकल 370 हटाकर हमने क्या खोया, क्या पाया, अभी तक हासिल नहीं हुआ कुछ। हालत ये है कि 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है और पूरा जो वैली है उसमें, मतलब जो श्रीनगर है, उसमें कंटीले तार, बैरिकेड्स वगैरह 2 दिन के लिए लगा दिए गए हैं और लोग बाग सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक लेखा जोखा ये भी करना ज़रूरी है कि कल 5 अगस्त को कश्मीर में जो आर्टिकल 370 लगाया है उससे हासिल क्या हुआ। काफ़ी दर्द भरी दास्तां है अपनी जड़ों से कटने का मतलब क्या होता है। 2 पैरेलल है, समानांतर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक तरफ लॉकडाउन के बाद तरह तरह के शहरों से जो हमारे मज़दूर थे, जो यूपी, बिहार और उड़ीसा वगैरह से आए थे, बंगाल से आए थे, उनका बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ से भी ज़्यादा तादाद में वापस अपने घरों को जाना शुरू हो गया, पैदल, लिफ्ट लेकर। कोई इंतज़ाम नहीं है। बाद में गाड़ियाँ चली, ट्रेन चली वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत दर्दनाक नज़ारे हमने देखे। क्यों? क्योंकि शहरों ने साथ छोड़ दिया। जो मालिक लोग थे, उनके एम्प्लॉयर थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया, तनख्वाहें बंद हो गई। लिहाजा उनको सिर्फ उम्मीद की यही करन देखी कि जो जड़ें हैं हम वापस वहाँ पर जाएँ। बिल्कुल ही वैसा अमेरिका में हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं कि ये जो वीज़ा है, H1B वीज़ा, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारतीय उठाते हैं, IT प्रोफेशनल्स खासकर उठाते हैं, अब वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है फेडरल एजेंसीज़ को कि कोई भी जो विदेशी हैं उनको नौकरियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए या सब कॉन्ट्रैक्ट भी ना किया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन का साल है अमेरिका में। तो वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो नौकरियां जो सबसे ज़्यादा तादाद में भारतीय लेते हैं और चीनी लोग भी लेते हैं और लोग भी लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद में भारतीय लेते हैं, वो अमेरिकन जो नौजवान हैं और जो अमेरिकन हैं उनके लिए रखी जाए। अब दिक्कत ये है कि बहुत सारे, ये मैं पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये भी एक तरह से प्रवासी मजदूर ही हैं। ये चाहे IT प्रोफेशनल्स हों, चाहे इन्फोसिस से निकले हों, IIT से निकले हों, ये भी अपना घर बार छोड़कर, देश छोड़कर बेहतर ज़िंदगी की तलाश में दूसरे देश में गए थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रवासी मजदूर अपना गांव, अपना प्रदेश छोड़कर बड़े शहरों में आए थे। बड़े शहरों ने साथ नहीं दिया, उनको वापस जाना पड़ा। अब अमेरिका साथ नहीं दे रहा, अब ये कहाँ जाएंगे? शुरुआत में हो सकता है कनाडा में जाने की कोशिश करें, ऑस्ट्रेलिया में जाने की कोशिश करें, लेकिन आखिरी रास्ता तो भारत ही है, आना तो भारत ही होगा, जड़ें तो यही हैं। बड़े दुख की बात है कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं और जो लोग बेहतर ज़िंदगी की तलाश में वहाँ गए थे उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उधर गांव में भी ये देखा जा रहा है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, उसमें ये कहा गया है कि 20% लोग ऐसे हैं जो गए थे वहाँ, अब वो 20% उनमें से वापस आना चाहते हैं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो भी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच चुकी है। मनरेगा में और जॉब्स नहीं है, इसलिए मनरेगा को बढ़ाने की कोशिश है।
तो जो 2 जून की रोटी की ख्वाहिश में उम्मीद में अपने गांव भी गए थे, उनमें से भी 20% को वापस आने की चिंता सता रही है, आना शुरू भी हो रहे हैं। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये बात उन मज़दूरों पर भी लागू होती है जो भारत के बड़े बड़े शहरों से वापस अपने प्रदेशों में गए, गांव में गए। ये बात उन पर भी साबित होएगी डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद, जो अपना देश छोड़कर बेहतर ज़िंदगी की तलाश में गए। यकीन नहीं होता कि अभी कुछ ही महीने पहले ह्यूस्टन में हाउडी मोडी जो एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर हमारे प्रधान सेवक ने वाकई ये नारा लगाया था और लगवाया था सबसे कि अब की बार ट्रंप सरकार। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। और अब हमेशा की तरह, रोज़ की तरह, विनोद दुआ शो का समापन एक कविता से। कल राम मंदिर का दोबारा शिलान्यास किया जाएगा, तो उनकी शान में ये कविता है। मैं आपको इसके मतलब बता दूंगा, उर्दू के जो है लफ्ज़। अर्ज़ क्या है, सामने जिसके लरज़ उठा शिकोहे सरवरी, सामने जिसके लरज़ उठा, कपा उठा, शिकोहे सरवरी माने जो अधिपति होता है, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो, बादशाह हो, अपने आप को बहुत समझता हो, उसका जो जलाल प्रताप होता है वो भी एकदम कांप उठा। सामने जिसके लरज़ उठा शिकोहे सरवरी, वो बहादुर जिसने बातिल को शिकस्ते फाश दी। बातिल माने झूठा, जो सच्चा नहीं है, सत्य का साथ नहीं देता। वो बहादुर जिसने बातिल को शिकस्ते फाश दी। शिकस्ते फाश का मतलब है पराजय दी, शिकस्त दी। सामने जिसके लरज़ उठा शिकोहे सरवरी, वो बहादुर जिसने बातिल को शिकस्ते फाश दी, जिसका हर जलवा शुआए हक का मज़हर हो गया। शुआए हक है सच की किरण, सच की किरण, और मज़हर होता है उसका एक रास्ता। जिसका हर जलवा शुआए हक का मज़हर हो गया, ज़र्रा ज़र्रा जिसके परतव से मुनव्वर हो गया, उसके अक्स से ही, प्रतिबिंब से ही प्रकाशमान हो गया। हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती क़यामत तक हुकूमत राम की, मिट नहीं सकती क़यामत तक हुकूमत राम की। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो कविता है ये है सागर निज़ामी, जनाब सागर निज़ामी साहब की, और इसका जो उन्वान है, शीर्षक है, वो है राम। सागर निज़ामी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मुसलमान थे, और इनका जो जन्म हुआ अलीगढ़ में हुआ था 21 दिसंबर 1905 को, और इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में सन 1983 में, और ये पद्म भूषण भी थे। हमने कहा जाते जाते एक ये श्रद्धांजलि बहुत ज़रूरी है, ये सलाम कल जो शिलान्यास है वहाँ ये पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।